यह बताओ, आपसे 2 प्रश्न करेंगे, जिसको उत्तर पता होगा हाथ खड़ा करेगा, सामूहिक उत्तर कोई नहीं देगा। बच्चों ये बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दूसरा प्रश्न हम करेंगे, क्योंकि बोध के 2 प्रश्न होंगे यहां पढ़ाने के बाद, अर्थात प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई। मान लिया कि 2 प्रश्नों का निर्माण किया, ठीक। और आप जब व्याख्यान देंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे उस बात को सुनेंगे, इसलिए आप यहां क्या लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में, स्टूडेंट रिस्पॉन्स में, कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर होम साइंस की टीचिंग है, केवल गर्ल्स हैं उस क्लास में और आपको वहां टीचिंग करना है, तो आप लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, ठीक। शिक्षण भी हमारा पहले से स्पष्ट है। और हम यहां पर क्या लिखेंगे, व्याख्यान विधि, ठीक। और जहां पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा जो उत्तर देगा, छात्र जो उत्तर देगा, मान लीजिए कि हमने पहला प्रश्न किया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो हम यहां लिखेंगे क्या, 2 अक्टूबर 1869। दूसरा प्रश्न क्या था, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, तो हम लिख देंगे गिरिनगर में। यहां आपको कॉपी में लिखना होगा। और आप यहां पर क्या लिखेंगे, बोध के प्रश्न, किस कॉलम में, तीसरे कॉलम में, शिक्षण बिंदु। और यहां क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि जिस मॉडल या चार्ट को आप बनाएंगे बगल में लगाने के लिए, उसी का छोटा स्पेसिमेन नमूना आप अपने कॉपी के लास्ट में, जैसे मान लें कि आपने कॉपी आप किया है, लास्ट में आप एक स्लिप बना के यहां चिपका कर देंगे। जैसे जब आपका पर्यवेक्षक आपकी कॉपी का मूल्यांकन करे, उसे ज्ञात रहे कि शिक्षण बिंदु पे आपका TLM या मॉडल या चार्ट अमुक है जो वहां पर लगाया गया है, दर्शाया गया है। मेरे कहने का आशय है कि यह आपके सीखने का, समझने का काल है। इसमें आपसे त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं, शुरुआती दौर में फ्रेशर हैं, अगर कमी नहीं निकलेगी, गलतियां नहीं होंगी, तो कुछ सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी पर्यवेक्षक उस समय जब आप अध्यापन कार्य करेंगे, प्रैक्टिस टीचिंग या अभ्यास शिक्षण जिस इंटरमीडिएट कॉलेज में आपको भेजा जाएगा, वहां जो भी आपका पर्यवेक्षक जाएगा, वो जितना आलोचना पुस्तिका की आलोचना लिखता है, कमियों को बताता है, उसमें आपको दुखी या नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिएगा कि वो मेरा पर्यवेक्षक है, मेरा जो शिक्षक है, वो मेरा सच्चा हित ऐसी है कि मेरी कमियों को बता रहा है, क्योंकि यही काल है कि आप अपनी कमियों को जान सकते हैं। यहां से पढ़ते जाने के बाद जब हमारे वहां से अपडेट करके चले जाएंगे, आप चाहे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बने, माध्यमिक विद्यालय में बने, अन्य आपके पास डिग्री हायर एजुकेशन की हो, आप डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय में शिक्षक बने, उन्हें आपकी कमियों को बताने वाला कोई मिलेगा नहीं।
इसलिए यही अवसर है कि आप अपनी कमियों को दूर करके एक आदर्श शिक्षक बन सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं और समाज और बच्चों के बीच में प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। और हमें क्या ध्यान देना है कि यह जो शिक्षण बिंदु हमने बनाया पहला, इसी तरह के हमको 4 शिक्षण बिंदुओं का निर्माण करना है अपनी पाठ योजना पुस्तिका में, और उन 4 शिक्षण बिंदुओं को 40 मिनट में कक्षा कक्ष में क्या करना है, बच्चों को बताना है, पढ़ाना है। और जब चारों शिक्षण बिंदु हो जाएं तो हमें क्या करना है, पुनः फिर हमें 40 मिनट में जो हमने पढ़ाया उसमें सभी बातें तो मुख्य होंगी नहीं, उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो गौण होंगी, कुछ होंगी जो मुख्य होंगी। मुख्य बातों को हम क्या करेंगे कि इन चारों शिक्षण बिंदुओं को पढ़ाने के बाद चारों शिक्षण बिंदुओं में ध्यान दीजिएगा कि बोध के प्रश्न का निर्माण होगा। एक शिक्षण बिंदु पर 2 बोध के प्रश्न, 4 शिक्षण बिंदु पर 8 बोध के प्रश्न। जो विज्ञान या जीव विज्ञान के शिक्षण से संबंधित हमारे छात्र छात्राएं हैं वो ये ध्यान देंगे कि हो सकता है कि कोई डायग्राम आपने बनाया, कोई चित्र बनाया और उसको समझाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है, तो आपके लिए आवश्यक नहीं कि नहीं हमने कह दिया तो 4 शिक्षण बिंदु होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हम शिक्षण बिंदुओं का निर्माण इसलिए करते हैं अलग अलग खंडों में कि जब आप खंडों में किसी विषय वस्तु को पढ़ाएंगे तो छात्रों को सरलता से समझ में आएगा। और बोध के प्रश्न इसलिए करते हैं कि छात्र हमेशा क्या रहे, सक्रिय रहे आपके साथ, कि यही पढ़ाने के बाद हमारे सर या हमारी मैम उनसे क्वेश्चन करेंगे, हमसे प्रश्न पूछेंगे। इसमें क्या होगा कि छात्र सजगता पूर्वक आपकी बात को सुनने का प्रयास करेगा। इसलिए जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उसमें 4 शिक्षण बिंदुओं को आप साथ लेकर चलेंगे और ध्यान रहे कि उनमें बहुत अधिक अंतर न हो कि एक शिक्षण बिंदु पता चला कि 2 पेज का आपने लिख दिया, दूसरा शिक्षण बिंदु आधे पेज में लिखा, ये गलत है, ये आदर्श पाठ योजना नहीं कही जाएगी। इसलिए थोड़े बहुत अंतर के साथ आप पाठ योजना का निर्माण 4 शिक्षण बिंदुओं का निर्माण करेंगे, निबद्ध करेंगे अपनी कॉपी में और उसी अनुसार कक्षा कक्ष में आप अध्यापन कार्य करेंगे। उसके बाद बात आती है श्यामपट सारांश की। किसकी? श्यामपट सारांश। इसमें आपको क्या करना है कि आप एक ब्लैक हार्ड पेपर आता है उसकी कटिंग करके ताकि वो इंडिकेट हो, इसलिए हम लोग आपको सलाह देते हैं कि उसको श्यामपट सारांश जहां लिखे हैं वहां पर आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, चस्पा कर देंगे और उस पर जो थोड़ा रिफ्लेक्ट करे इंक, उस इंक के पेन से आप क्या करेंगे, यहां पर चारों शिक्षण बिंदुओं में जो जो आपने पढ़ाया उसकी जो मुख्य बातें थी, जैसे मान लीजिए हम गांधी पढ़ाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, गांधी के जन्म के बारे में लिखेंगे, माता पिता के बारे में लिखेंगे, उनके असहयोग आंदोलन के बारे में लिखेंगे, सविनय आंदोलन के बारे में लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखेंगे, जेल यात्रा के बारे में लिखेंगे, यानी उनके द्वारा जो मुख्य मुख्य कार्य किए गए जिससे समाज और राष्ट्र को एक दिशा मिली उसका हम उल्लेख करेंगे। मान लीजिए आप पोषण पढ़ा रहे हैं, पोषण क्या है उसको लिखेंगे, पोषण के लिए कितने किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा चाहिए उसको लिखेंगे, पोषण के मुख्य तत्व क्या क्या है उन तत्वों को लिखेंगे। या मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आप, ज्योग्राफी का शिक्षण कर रहे हैं
अपवाह तंत्र क्या है उसको लिखेंगे, अपवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं उसको लिखेंगे, कौन सी नदियां किस तरह का अपवाह करती हैं उसको लिखेंगे। यानी मेरे कहने का आशय है कि जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो आपने शिक्षण कार्य अभी तक किया उस शिक्षण कार्य में जो मुख्य बातें थी जिसको अगर बच्चा जानता है तो भविष्य में अगर परीक्षा में वो प्रश्न आता है तो उन शिक्षण बिंदुओं को जो श्यामपट्ट सारांश में मुख्य बातों को दर्शाया गया है उन मुख्य बातों के आधार पर भी अपनी कॉपी में लिख सकता है, या कोई शिक्षक उस विद्यालय के जो पदाधिकारी हैं अगर उस बच्चे से उस विषय संबंधित कोई बात पूछते हैं जिसको आपने अध्यापन कार्य में बताया पढ़ाया है तो बच्चा बता सकता। इसलिए हम अध्यापन कार्य करने के बाद श्यामपट्ट सारांश का निर्माण करें, और जब श्यामपट्ट सारांश का निर्माण कर लें आप उसके बाद आपका अगला जो चरण होगा, स्टेप होगा, वो क्या होगा, वो होगा मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में थोड़ी सावधानी हमको बरतनी है कि जब मूल्यांकन के प्रश्न जब हम मूल्यांकन के प्रश्न का निर्माण करेंगे तो एक चीज सदैव ध्यान देंगे, 1 2 3 4 ये ध्यान रहे कि जितने शिक्षण बिंदु हो उतने कम से कम प्रश्न हो, यानी एक शिक्षण बिंदु में एक कम से कम मूल्यांकन का प्रश्न हो, और प्रश्न ऐसा हो कि बोर्ड के प्रश्न में पूछा गया हो, अर्थात आप किसी को शिक्षण बिंदु से किसी तीसरे प्रश्न का निर्माण करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमने पढ़ा दिया है उसमें बच्चा कितना सजगता से समझ पाया है या नहीं समझ पाया है। और इस प्रकार चारों शिक्षण बिंदुओं से 4 मूल्यांकन के प्रश्न का निर्माण करेंगे जो बोर्ड के प्रश्न से कहीं से कोरिलेट न हो, बोर्ड के प्रश्न से कहीं मैच नहीं करता हो, कहीं टैली नहीं करता हो, कहीं दोहराया नहीं करता। और एक बोर्ड के मूल्यांकन के प्रश्न निर्धारित करते हैं कि आपका अध्यापन कार्य सफल रहा या असफल रहा। और सबसे अंतिम में जब आप कक्षा कक्ष से निकलने वाले हो, यानी विद्यालय की घंटी बजने वाली हो, उसके 2 मिनट पहले आप क्या करेंगे कि बच्चों को गृह कार्य जरूर देंगे। क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में गृह कार्य, और आप कॉपी में अपने लिखेंगे कि सभी छात्र छात्राएं महात्मा गांधी के बारे में लिख कर ले आएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी छात्र छात्राएं महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखकर लाएंगे, या सभी छात्र छात्राएं अपवाह तंत्र के बारे में लिख कर लाएंगे, या सभी छात्राएं पोषण क्या होता है उसके बारे में लिख कर लाएंगे। और इस प्रकार आपका एक आदर्श पाठ योजना समाप्त होती है। आज बस इतना ही। आप लोग कोई समस्या होगी हमसे पूछिएगा, अगले टर्म में हम उसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद।